कृपाल आज सुबह से ऑटो रिक्शा लेकर ऑटो स्टैंड पर खड़ा था। अब रात भी हो गई थी परंतु सवारी नहीं थी। इक्के दुक्के लोग भी ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। कृपाल ने एक आदमी से समय पूछा। उस व्यक्ति ने अनमने ढंग से जेब में से हाथ निकाला और बोला 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। कृपाल दुखी हो गया। आज लगातार तीसरा दिन था जब उसने पूरे दिन भर में 10 रुपये या उससे कम कमाए होंगे। दिन भर में रिक्शा मालिक का भाड़ा ही 10 रुपये आता था। कल सुबह दूध वाले का पैसा, बच्चे के स्कूल का फीस और रिक्शा का भाड़ा भी देना था जो 10 दिन से उधार था। कृपाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क सुनसान सी लग रही थी। कुछ ठंड का असर और कुछ रात ज्यादा होना भी कारण था। सवारी मिलने की गुंजाइश अब नहीं बची थी। कृपाल ने दुखी होकर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। फिर अनमने ढंग से जोर की आवाज लगाई, रामपुर रामपुर। आवाज सुनकर कुछ लोग कृपाल की तरफ देखे जरूर परंतु रुके नहीं। कृपाल ने रिक्शा अभी आगे बढ़ाया ही था तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में सुनाई दिया, भैया मुझे रास्ते में उतार देना। कृपाल ने रिक्शा रोक दिया और उस बुर्का पहने महिला को देखा जिसकी सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। कृपाल ने महिला को रिक्शा में बैठने का इशारा किया। महिला पिछले सीट पर बैठ गई। कृपाल ने पूछा, बहन जी किधर जाना है आपको? कब्रिस्तान, महिला ने जवाब दिया। क्या? कृपाल चौंक उठा। हाँ, रामपुर के रास्ते में ही पड़ेगा, मुझे तुम वही छोड़ देना। कृपाल का घर रामपुर में था और कब्रिस्तान करीब रामपुर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता था। बहन जी 100 रुपये लगेंगे, कृपाल ने स्पष्ट किया क्योंकि ज्यादातर सवारियां उतरने के बाद चिक चिक करती थी। ऊपर से ये महिला जो ठहरी। ठीक है, ले लेना, महिला ने जवाब दिया। ऑटो रिक्शा ने रफ्तार पकड़ लिया। अब सिर्फ इंजन की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। रास्ते में कृपाल को एक भी गाड़ी आते जाते नहीं दिखाई दिया। भाई साहब रिक्शा रोको। फिर वही मिश्री सी मधुर आवाज ने कृपाल की तंद्रा भंग की। जी बहन जी, कहकर कृपाल ने जोर से ब्रेक लगा दिया। ऑटो चो चो करते हुए रुक गया। महिला नीचे उतर गई। उसने बस से 100 की नोट निकालकर कृपाल को थमा दिया। कृपाल ने ऑटो की रोशनी में नोट को देखा। नोट 100 रुपये का ही था। उसने नोट शर्ट की जेब में रखा और एक नजर ढलान पर उतरती हुई महिला पर डाला। फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। वह सोच रहा था आखिरकार ये लड़की अकेले कब्रिस्तान में क्यों जा रही है। कृपाल के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई जो कुछ भय और कुछ ठंड के वजह से था। कृपाल ने बीड़ी जला ली और महिला को तब तक देखते रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। सुबह कृपाल को बीवी ने जगाया, आजी उठो, 8 बज गए, आज काम पर नहीं जाना क्या? कृपाल ने कुछ नहीं बोला और करवट बदल कर सो गया। कृपाल की बीवी कुछ देर बाद फिर आए और गुस्से में बोली, बाहर रिक्शे वाले चौबे जी खड़े हैं, रिक्शे का 10 दिन का बकाया मांग रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये जेब में रखे हैं, दे दो। कृपाल अपनी आंख बंद किए ही बोला। पत्नी फिर आई और बोली, चौबे जी के पास 1000 का छुट्टा नहीं है, तुम जो 100 रुपये बोले थे वह नहीं मिल रहा है, ये 1000 का नोट ही तुम्हारे पॉकेट में पड़ा है। क्या कह रही हो? कृपाल का नींद अब की बार छूमंतर हो गया। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ जो तुमने सुना, पत्नी टूनक कर बोली और 1000 का नोट कृपाल के हाथ में थमा दिया। कृपाल सोच में पड़ गया। उसको सोचते देख पत्नी ने ताना मारा,
मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया दारू कम पिया करो, कुछ होश तो रहता नहीं, भगवान ही मालिक है इस घर का। कृपाल की पत्नी अभी तक किचन में भुना भुना रही थी। यदि कृपाल का दिमाग रात की घटना में नहीं उलझा होता तो अभी तक प्रतिदिन की तरह मारपीट चालू हो जाता, परंतु आज कृपाल शांत होकर रात की घटना पर ध्यान दिया। उसने अच्छी तरह से ऑटो की रोशनी में नोट चेक किया था। नोट तो लड़की ने 100 का ही दिया था। आज फिर कृपाल उसी जगह रिक्शा लिए खड़ा था। समय करीब रात का 9 हो रहा होगा। सवारियां आज भी नहीं थी। मायूस होकर उसने घर जाने के लिए रिक्शा स्टार्ट कर लिया। तभी वो महिला उसको दूर से रोकने के लिए हाथ हिलाते दिख गई। कृपाल ने रिक्शा रोक दिया और प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखा। भैया शमशान चलोगे क्या? मधुर आवाज में महिला बोली। कौन सा शमशान? कृपाल ने पूछा। पास में कौन सा शमशान पड़ेगा? फिर वही खनकती हुई आवाज। परसाईपुर का शमशान नजदीक है, कृपाल ने सुझाव दिया। ठीक है, ले चलो। नकाबपोश ऑटो में बैठ गई। बहन जी 150 रुपये लगेंगे, ले लेना, लड़की का वही नपा तुला जवाब। ऑटो ने सड़क पर सर पर दौड़ना शुरू कर दिया था। वहीं कृपाल का दिमाग ऑटो से भी तीव्र गति से सोच रहा था, आखिर ये महिला रात को शमशान क्यों जा रही है? भाई साहब यही रोक दो, महिला ने आवाज लगाई। शमशान आ चुका था। महिला नीचे उतरकर पर्स से पैसे निकालने लगी। रहने दो बहन, कल आपने मुझे गलती से 1000 रुपये का नोट दे दिया था, ये रहा आपके बाकी 750 रुपये। कृपाल ने पैसे उसके सामने कर दिए। क्यों, मैंने तो नहीं दिए आपको 1000 का नोट, इतने पैसे मेरे पास में होते भी नहीं। लड़की की मधुर आवाज जैसे अंदर ही अंदर मुस्करा रही हो। कृपाल हैरान कि आखिर उसके जेब में पैसे किसने रखे। ये लड़की तो मना कर रही है। लड़की का दिया 200 का नोट जेब में रखा और उसे 50 का नोट वापस कर दिया। लड़की शमशान की ओर जाने लगी। कृपाल जिज्ञासावश पूछा, बहन जी आप इतनी रात को कहाँ जाती हो? लड़की के कदम एकाएक रुक गए। मुड़ कर वापस आई और थोड़े तीखे शब्दों में बोली, ओए मिस्टर, काम से काम रखो, सुखी रहोगे, और हाँ गलती से भी मेरा पीछा मत करना, नहीं तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। कृपाल ने हाँ कहा और क्षमा मांगी। लड़की बिना कुछ बोले अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन सवेरे उठकर जेब से पैसे निकाले जो दूध वाले को देना था। आश्चर्य, जेब में आज भी 1000 के 2 नोट थे, जबकि महिला ने 100 के 2 नोट दिए थे। अब प्रतिदिन रात को कृपाल उसी नकाबपोश महिला का इंतजार करता था। यदि दूसरी सवारी मिलती तो भी मना कर देता। बुरकांशी महिला उसे कभी कब्रिस्तान और कभी शमशान ले जाती। प्रतिदिन महिला के दिए नोट 10 गुना हो जाते। कृपाल अब धनी हो गया था। अपनी टैक्सी खरीद ली, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। कृपाल दिन भर आराम करता और रात में बुर्का वाली महिला को कभी शमशान कभी कब्रिस्तान ले जाता। एक दिन उसकी बीवी ने उससे पूछ लिया, पहले तुम पूरे दिन ऑटो चलाते थे, फिर भी 100 रुपये कमाना मुश्किल था, अब कोई गलत काम तो चालू नहीं कर दिया? कृपाल ने जवाब नहीं दिया। देखो, जवाब तो देना पड़ेगा, मैं तुम्हें गलत काम नहीं करने दूंगी। यार दिमाग मत खराब कर, कृपाल झुंझला कर बोला। देखो, अगर तूने मुझे असलियत नहीं बताई तो मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। कृपाल की बीवी ने जिद पकड़ लिया था। आखिरकार कृपाल ने उस नकाबपोश महिला और नोट के 10 गुना होने की बात उसे बता दिया। अच्छा, ये बात जरूर, वो डायन गलत धंधा करती है।
यार हमें उसके धंधे से क्या लेना देना, अपने को रुपए तो मिल रहे हैं। कृपाल गुस्से से बोला, तुम्हें शराब के नशे में कुछ खबर नहीं होता, तुम्हारे जेब में धीरे से पैसे रख देती होगी, जरा सोच कर देखो कितना पैसा होगा उसके पास। पीछा करो उसका, मोटा पैसा हाथ लगेगा, जिंदगी भर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी की आंखों में चमक था, लेकिन उसने पीछा करने से मना किया है। कृपाल बीवी की बातों में आता लग रहा था। बुद्धू, उसे क्या पता औरतों की बात तुम मर्द लोग नहीं समझोगे। जब वो चली जाए तब तुम उसका पीछा करो और उसके खजाने का जगह मालूम कर लो। ठीक है, कृपाल बोला और कुछ सोचने लगा, जैसे प्लानिंग कर रहा हो। आज रात महिला उसे शमशान ले गई, फिर उसके हाथ में 100 के 2 नोट दिए और अंधेरे में गुम हो गई। उसके जाने के पश्चात कृपाल ने गाड़ी की डिक्की खोली और झुककर उसका अंदाजा लेने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इंजन में कुछ देख रहा हो। जब कृपाल को इत्मीनान हो गया कि महिला दूर चली गई होगी, तो उसने गाड़ी लॉक की और शमशान की ढलान पर उतरने लगा। शमशान में अंधेरा था, परंतु धीरे धीरे चांद की रोशनी में कुछ दिखने लगा था। कृपाल को डर भी लग रहा था, लेकिन लालच ने उसे वापस न जाने को मजबूर कर दिया। वह चलता हुआ शमशान के अंत में पहुंच गया, लेकिन वो बुरकांशी महिला नहीं दिखी। कृपाल और आगे की ओर बढ़ गया। आगे जंगल झाड़ चालू हो गया था। कृपाल ने एक बार सोचा कि महिला कहीं भूत या पिशाच तो नहीं। सोचकर कृपाल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन पत्नी की बात याद आई, यदि लड़की के खजाने का पता चल जाए तो मजा आ जाए, फिर रात को भी टैक्सी चलाने की आवश्यकता नहीं। कृपाल रुका नहीं, फिर आगे की ओर बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर उसे एक खंडहर दिखाई दिया। खंडहर पुराने जमाने का दिख रहा था। कृपाल की नजर पास के बबूल के पैंट पर गई। पैंट पर बैठा एक अजीब सा दिखने वाला पक्षी उसे घूर रहा था। कृपाल अब दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने खंडहर के दरवाजे से कुछ झाड़ियों को साफ किया और सावधानी से खंडहर में प्रवेश कर गया। अंदर घुप अंधेरा था, परंतु खंडहर का छत जगह जगह से टूटा होने के कारण चांद की रोशनी गुफा में छनकर पहुंच रही थी। कृपाल ने खंडहर का कोना कोना छान मारा, किंतु न तो वह महिला दिखी, न तो कोई खजाना दिखा। समय ज्यादा हो रहा था। कृपाल खंडहर में चल चल कर थक गया था, अतः वह वहीं एक टूटे दीवार पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे खंडहर के पिछले हिस्से में कट कट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर हड्डी चबा रहा हो। कृपाल सोचा कोई जंगली जानवर होगा जो अधजली लाश खा रहा होगा। पता नहीं क्या सूझा, वह उठकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कृपाल अभी आवाज के पास पहुंचा भी नहीं था, तभी उसके पीछे सरसराहट हुई। वह पीछे मुड़ कर देखा। पीछे देखते ही कृपाल की सांस अटक गई। करीब 10 फीट लंबा, दांत बाहर की तरफ निकले हुए, शरीर पर लंबे बाल, नाखून 1 से 2 इंच लंबे, देखने में बिल्कुल भेड़िए जैसी शक्ल। कृपाल डर कर थर्राने लगा। ऐसा जीव न तो उसने कभी देखा न सुना था। पिशाच लग रहा था वह। उसके समझ में कुछ नहीं आया कि अब क्या करे। तभी भेड़िया की शक्ल सा जानवर गुर्राते हुए बोला, मैंने मना किया था तुझे, फिर भी तुम नहीं माने। कृपाल डर कर रोने लगा। उसने भेड़िए के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब इसका कोई फायदा नहीं, तुम मारे जाओगे। कृपाल भेड़िया गुर्राते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? कृपाल विस्मृत होकर हकलाते हुए पूछा। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए, परंतु तुझे तो मरना था, सो पीछा किया मेरा। तुम बुरके वाली लड़की को भूल गए। कृपाल
भेड़िए की आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी। कृपाल कुछ नहीं बोला, उससे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कृपाल उठकर भागना चाहा, चिल्लाना चाहा, परंतु सब व्यर्थ। उसकी इंद्रियों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। उधर भेड़िया भी रहम खाने के मूड में नहीं था। उसने कृपाल के मुंह पर एक जोरदार पंजा मारा, फलस्वरूप कृपाल की एक आंख उसके नाखूनों में उलझकर बाहर आ गई। कृपाल दर्द से बिलबिला उठा और बेहोशी में उठकर भागना चाहा। भेड़िया फिर जोर से गुर्राया और कृपाल के पीठ पर पंजे का वार किया। कृपाल की रीढ़ की हड्डी चट की आवाज के साथ टूट गई। दर्द इतना जैसे शरीर से प्राण निकाल लिया हो किसी ने। कृपाल दर्द से चिल्लाने लगा। अब तो भागने की भी ताकत नहीं बची थी उसके पास। भेड़िया के ऊपर कृपाल के चीखने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कृपाल को भेड़िए ने अपने विशाल पंजों में दबा लिया और नोच नोच कर जिंदा ही खाने लगा। कृपाल की हृदय विदारक चीखों से पूरा खंडहर दहल उठा। जब सुबह तक कृपाल नहीं लौटा तो उसकी बीवी चिंता में पड़ गई। जब कभी उसको रात में किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ रुकना होता तो कृपाल पहले ही बता देता था, लेकिन कल उसने कुछ भी नहीं बताया था। कहीं वो उस अजनबी बुर्का वाली औरत के पीछे तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कृपाल की बीवी सोचकर डर गई। सुदामा पड़ोसी ऑटो रिक्शा चालक रहीम के यहाँ गई। भाई साहब, कल रात से छोटू के पापा नहीं आए, आपने उन्हें देखा था क्या? नहीं भाभी जी, कल शाम को सवारी लाते समय कृपाल मुझे स्टैंड पर खड़ा दिखा था। रहीम नाश्ता करते हुए बोला। भैया प्लीज उनका पता लगाने में मेरी मदद करिए, कृपाल की बीवी सुदामा भरे गले से बोली। भाभी, अभी तो किसी सवारी को अर्जेंट में स्टेशन ले जाना है, मैं उधर जाकर पता करता हूँ। रहीम पानी की घूंट लेते हुए अनमने ढंग से बोला। कृपाल की बीवी सुदामा को कोई पसंद नहीं करता था। जब से कृपाल मोटे पैसे कमाने लगा तब से सुदामा का व्यवहार पड़ोसियों के साथ रूखा हो गया था। सबको हेय दृष्टि से देखती थी। पड़ोसी भी कृपाल की उन्नति देखकर जलने लगे थे, उनमें रहीम भी था। सुदामा रहीम के घर से वापस आ गई। सभी रिक्शा चालकों और टैक्सी ड्राइवरों से उसने कृपाल के बारे में पूछा, परंतु शाम के बाद किसी ने उसे नहीं देखा था। अंत में वह किशोर के घर गई, जो शहर में नाई की दुकान चलाता था। किशोर बोला, भाभी जी, रात को जब मैं वापस आ रहा था तब कृपाल भाई की टैक्सी शमशान के सामने खड़ी थी। मैं साइकिल से था और रात को शमशान के सामने टैक्सी देखकर थोड़ा ठिठक कर अंदर झांका, परंतु अंदर कोई नहीं था। मुझे लगा कृपाल भाई आसपास कहीं होंगे। रात होने के वजह से मैं निकल आया। ठीक है किशोर भैया, मैं देखती हूँ किधर गए। सुदामा लौटकर घर आ गई। सुबह के 9 बज गए। कृपाल का अभी भी पता ठिकाना नहीं चला था। शमशान के पास टैक्सी खड़ी थी, ये सोचकर सुदामा डर गई थी। एक अजीब से खतरे का एहसास करके उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। कहीं वे किसी खतरे में तो नहीं हैं। सुदामा अनहोनी को भांप कर भयभीत हो गई। ईश्वर से कृपाल की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। सुदामा के जाते हो किशोर की बीवी सब्जी में छौंक लगाते हुए बोली, कृपाल भैया की टैक्सी रात को शमशान में क्यों खड़ी थी? किशोर साइकिल साफ करते हुए बोला, नंबर 2 का धंधा करता होगा। ये 2 नंबर के धंधे वाले ऐसे स्थान का ही प्रयोग करते हैं। देखो ऑटो चलाने वाला इतना अमीर कैसे हो सकता है? ओहो, ये बात तभी तो कहूँ, ये 2 कौड़ी की सुदामा इतनी साड़ियाँ क्यों बदलती है और दाम पूछने पर बोलती है ऐसी साड़ी खरीदना तेरे बूते की बात नहीं। किशोर की बीवी चूल्हे में फूंक मारते हुए कर बोली,
चल छोड़ बेवड़े कृपाल की बात, टिफिन दे मुझे, दुकान खोलने में लेट हो जाएगी। एक तो धंधे में स्पर्धा बहुत है, ऊपर से नौकरी पेशा ग्राहक सुबह 7 से 8 बजे के बीच ही हजामत बनवाते हैं। किशोर अपनी कमाई से प्रसन्न नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी टिफिन पैक करने लगी और किशोर हाथ धोकर कपड़े पहनने लगा। जब कोई भी व्यक्ति ने सुदामा की सहायता नहीं की तो वह खुद पैदल ही शहर की तरफ जाने लगी। बच्चों के स्कूल से आने में अभी वक्त था। रास्ते में उसे जगत आते दिखा। सुदामा को देखते ही उसने ऑटो रिक्शा रोक दिया। जगत कृपाल का पुराना साथी था और रात का शिफ्ट करके लौट रहा था। सुदामा कुछ बोलती उसके पहले ही वह हैरानी में बोला, भाभी कृपाल किधर है? उसकी टैक्सी रामनगर वाले शमशान के पास खड़ी है। मैं उतर कर देखा लेकिन मुझे आसपास कोई नहीं दिखा। क्या? सुदामा घबरा गई। उसको लगने लगा कि कृपाल जरूर किसी मुसीबत में फंसा है। भाई साहब वे कल शाम काम पर गए थे परंतु अभी तक नहीं आए। सुदामा घबरा कर बोली, चिंता मत करो भाभी, आओ बैठो देखते हैं किधर है कृपाल। जगत ने ऑटो रिक्शा मोड़ते हुए बोला। सुदामा बैठ गई और ऑटो रिक्शा वापस रामनगर शमशान की ओर तेजी से फर्राटे भरने लगा। जगत ने अपनी ऑटो कृपाल के टैक्सी के पास रोक दिया। सुदामा दौड़ते हुए टैक्सी के पास जा पहुंची। उसने टैक्सी का दरवाजा खोलना चाहा परंतु असफल रही, सभी दरवाजे लॉक थे। सुदामा आवाज देकर कृपाल को बुलाने लगी। उसको लग रहा था कि कृपाल नशे की हालत में दरवाजा बंद करके अंदर सो रहा होगा। सुदामा के सभी अनुमान गलत साबित हुए। सुदामा ने जगत की आवाज सुनकर उसके तरफ देखा। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कृपाल शमशान के अंदर गया हो? सुदामा बोली, कुछ नहीं, बस अपनी गर्दन हिलाकर उसका समर्थन किया। चलिए अंदर चलकर देखते हैं, जगत बोला। ठीक है भाई साहब। सुदामा का विचार भी जगत से मेल खा रहा था। फिर दोनों शमशान के ढलान पर उतरते चले गए। शमशान निकल गया। अब सामने खंडहर दिखाई दिया। चारों तरफ निगाह डालते हुए दोनों खंडहर में प्रवेश कर गए। खंडहर के दीवारों पर खून के छींटे दिखाई पड़ रहे थे। खून के छींटे देखकर सुदामा के माथे पर पसीना आने लगा। अनहोनी की आशंका ने अब उसे अपने गिरफ्त में ले लिया था। खून के निशान तो जगत ने भी देखे थे और वह आशंकित भी था परंतु वह आशंका व्यक्त करके सुदामा को विचलित नहीं करना चाहता था। सुदामा घबराहट में जगत से आगे लपकी और अभी मुश्किल से 20 कदम चली होगी कि उसे कृपाल की क्षत विक्षत सिर दिखाई दिया। सिर से एक आंख बाहर निकलकर लटक रही थी तथा दूसरी आंख खून से लथपथ थी। सुदामा की जोर से चीख निकल गई। तब तक जगत भी वहां पहुंच गया। कृपाल की विक्षत सिर देखकर उसकी भी सांस हलक में अटक गई। वह आगे बढ़ा और जो उसने देखा वह बड़ा ही भयावह था। कृपाल की लाश ऐसे विक्षिप्त हालत में थी जैसे किसी वहशी दरिंदे ने बुरी तरह नोच खाया हो। सुदामा चिल्लाकर रोने लगी। जगत उसको ढांढस बंधाने लगा। पुलिस चौकी में चौकी इंचार्ज अनवर खां कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। उसी कमरे में कुछ दूरी पर मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल रोहित कुमार भी बेंच पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। उनका ध्यान रास्ते पर आने और जाने वाली गाड़ियों पर था। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होने की वजह से इसी चौकी का अतिरिक्त कार्य चौराहे का यातायात नियंत्रण भी था। तभी बाहर शोर हुआ। बाहर से रोने और कुछ चुप कराने की आवाजें आ रही थी। रोहित कुमार दौड़कर कमरे से बाहर निकला। अनवर खां भी अखबार रखकर उसके पीछे लपके। क्या बात है, शोर क्यों कर रहे हो? रोहित बोला।
साहब अनर्थ हो गया, मेरे मित्र कृपाल को खंडहर में किसी दरिंदे ने बेरहमी से मार दिया है। वह व्यक्ति जो जगत था बिलबिलाते हुए बोला। क्या हुआ, साफ बताओ, तभी हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएंगे। अनवर खान ने उसको सांत्वना देते हुए बोला। साहब, मेरे पति कल शाम को टैक्सी लेकर निकले थे, परंतु प्रतिदिन के तरह सुबह घर नहीं पहुंचे तो मुझे चिंता सताने लगी। महिला फिर जोर से रोने लगी। क्या नाम है आपका, रोहित ने पूछा। जी, मेरा नाम सुदामा है, सुदामा ने जोर से एक सिसकी लिया। कैसे पता चला कि आपके पति की लाश खंडहर में पड़ी है, अनवर खान ने पुलिसिया अंदाज में पूछा। साहब, मैं बताता हूँ, जगत ने बात बीच में काट कर पूरा विवरण कह सुनाया। सुदामा चिंघाड़ कर रोती रही, रोहित उसे चुप कराता रहा। रोहित ड्राइवर आया, अनवर खान ने पूछा। नहीं सर, उसके बीवी की डिलीवरी थी, 1-2 दिन और लगेगा उसको, रोहित बोला। ठीक है, तुम रश्मि को बोलो कि वह ट्रैफिक छोड़कर थोड़ी देर पोस्ट पर बैठे और तुम झटपट मेरे पीछे आओ। अनवर खान रोहित के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जीप के तरफ चल दिया। उसने मुड़कर जगत और सुदामा के तरफ देखा। आप लोग मेरे साथ आओ। थोड़े देर बाद जीप शमशान घाट की ओर दौड़े जा रही थी।